Hello everyone. Hi Thank Nisha. you for joining in. My name is Nisha Agarwal. I am co-founder TaxPoint Group और आज हम चर्चा करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। और आई हैव विद मी डॉक्टर शिल्पी दीवान विद मी, जो इस टॉपिक के बारे में हमें बताएंगी। फ्रेंड्स, Dr. Shilpi is a senior eye surgeon based in New Delhi. She is having specialization in corneal transplants, treatment of corneal infections, and laser surgeries of eye. Dr. Shilpi has worked with several reputed hospitals in New Delhi, like Vasan Eye Care, Center for Sight, Venu Eye Hospital and Research Institute, and she has done thousands of eye surgeries till date, including my eye surgery in 2016. So with this, I welcome you, Dr. Shilpi. Thank you so much for accepting our request. Hi Nisha, thank you for having me here, and good evening to all our viewers. So today we'll be discussing a very relevant topic in today's time, that is mucormycosis, just as Nisha told, commonly known as black fungus. So it is very important for all of us to have a basic understanding about this disease. So let's begin a session, Nisha. Yes, Dr. Shilpi. So ma'am, I'll make it a interactive talk live. So मैं आपसे कुछ questions पूछूंगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माइंड में आते हैं, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अक्सर जब भी हम डॉक्टर से बात करते हैं ना, तो वो काफी क्लिनिकल टर्म्स यूज करते हैं जो हम आम आदमी के समझ में नहीं आती, हमारे ऊपर से चली जाती है। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछूं, आप उनको बड़े सरल भाषा में, एक सिंपल टर्म्स में आप हमें एक्सप्लेन करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जी निशा, क्योंकि ये टॉक जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो आई विल ट्राई टू बी एज सिंपल इन लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। मैम, आप मेरे को बता देना जहां पे भी मेरे को आपका पीपीटी ऑन करना है। आई विल ओपन इट। यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी स्लाइड। ओके, सो डॉक्टर शिल्पी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप हमें ये ब्लैक फंगस जो है, ये हम पिछले कुछ हफ्तों से या कहिए लगभग एक महीने से सुनने में आ रहा है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये है क्या ब्लैक फंगस? निशा, ब्लैक फंगस एक प्रकार का फंगस है जो कि म्यूकरमाइसिटीज ग्रुप का फंगस होता है। ये फंगस नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट होता है। ये मिट्टी में होता है, डिकेइंग वेजिटेटिव मैटर जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेड लीव्स होती हैं, जो काउ डंग होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, ये उन सारी चीजों में प्रेजेंट होता है। और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में भी होते हैं। तो एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी सांस के थ्रू नॉर्मली भी हर व्यक्ति के नाक में या साइनसेस में प्रवेश करता है। नॉर्मली ये जो है, यू कैन गो टू द फर्स्ट स्लाइड, ये फंगस जो है हमारे शरीर में कॉमन सेल ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। कॉमन सेल का मतलब वो बैक्टीरिया, फंगस या माइक्रोब्स जो हमारे शरीर में रहते हैं बट कोई डिजीज नहीं पैदा करते। वो एक इनॉक्वस तरीके से रहते हैं और शरीर में कोई भी पैथोलॉजी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकर टाइप के जो फंगस है, कॉमन स्पीशीज होते हैं राइजोपस, राइजोम्यूकर, ये जो है हमारे शरीर में नॉर्मली रहते हैं। कुछ कंडीशंस में ये जो है हमारे शरीर में डिजीज प्रोड्यूस करने लगते हैं, which as we are seeing आजकल for over the past few weeks we have seen in this current pandemic of COVID-19, over the past maybe 3 to 4 weeks or 5 weeks, we have seen an unprecedented increase in the case of black fungus or mucormycosis. इसीलिए मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा है और एक कॉमन व्यक्ति के मन में काफी डर सा हो गया है कि ये ब्लैक फंगस क्या है और ये किसको प्रभावित करता, हम इससे कैसे बच सके। इसलिए इसके बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो मैम, आप ये जैसे अभी हमने बोला कि ये कुछ टाइम से हमें सुनने में आ रहा है, तो क्या आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस इन्फेक्शन के बारे में, क्या ये पहले से भी था या सिर्फ कोविड-19 के टाइम से ही आया है?
निशा, ये डिजीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड-19 के मरीजों में ही होता है या अभी आया है। ये डिजीज पहले भी था, बट इट्स अ वेरी रेयर एंड अ वेरी सीरियस डिजीज। ये डिजीज जो है म्यूकर माइकोसिस का, पहले भी हमने देखा है, बट इट हैपेंस इन अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स। बहुत ही कम लोगों में ये इन्फेक्शन देखा गया है। हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग ईएनटी सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स इसको पहले भी देखते आए हैं। लेकिन अभी कोविड-19 की ये जो पैंडेमिक है, इसमें इसके केसेस के साथ इसका एसोसिएशन इतना ज्यादा हो गया है कि ऑल ऑफ अ सडन वी हैव अ बूम इन द केसेस। टिल 21 मई इंडिया में हमारे 7,200 से अधिक केसेस थे और अभी और बढ़ भी रहे हैं। कुछ स्टेट्स लाइक राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में इसको एपिडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया है। सो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बीमारी है, ये पहले भी था, बट इट वाज अ वेरी रेयर डिजीज। अभी इसके केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके, सो मैम, क्या ये जो ब्लैक फंगस है ये सिर्फ कोविड-19 इन्फेक्शन वाले लोगों में होता है या और भी लोगों को हो सकता है? ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। को म्यूकरमाइकोसिस की जो डिजीज है, ये उन लोगों में होता है, पहले भी, आजकल इन द करंट पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, ये कोविड से इन्फेक्टेड पेशेंट्स में हो सकता है और उन लोगों को भी हो सकता है जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं। मैक्सिमली हमने देखा है कि कोविड से रिकवरी के विद इन 1 मंथ ये केसेस हो रहे हैं। इनफैक्ट कोविड से पहले ये ज्यादातर उन लोगों में देखा जाता था जिनका इम्यूनिटी, जिनकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। दैट मीन्स उनके शरीर में डिजीज से लड़ने की क्षमता जो है वो कम है। ये वो लोग होते हैं who are usually HIV infected, या they are cancer patients, या कीमोथेरेपी जिनकी चल रही हो, या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस हुए हैं लाइक किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट, ये उन लोगों में भी पाया जाता है जो बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लेते हैं या इम्यूनोसप्रेसिव या इम्यूनोडिप्रेसेंट थेरेपी पे होते हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, क्रॉनिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, और कई अनेक बीमारियां होती हैं जिसमें हमें लंबे समय तक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं और स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। उन मरीजों में भी ये म्यूकरमाइकोसिस पाया जाता है। रीनल फेलियर के पेशेंट जो हीमोडायलिसिस पे हैं क्रॉनिकली, उनमें भी ये देखा जाता है। इसके अलावा जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रिक्ट जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी कि ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है, उनका शुगर काफी बढ़ा रहता है, उनमें भी ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे गए हैं। ओके, सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो ब्लैक फंगस है ये मतलब हमारी बॉडी में किस तरीके की बीमारी करेगा, या हमें, अगर मैं ऐसा पूछूं कि मतलब क्या करेगा और हम उसको कैसे पहचानेंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या अर्ली साइंस होंगे? ओके, तो ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस डिजीज है, हमारे शरीर में अलग अलग शरीर के हिस्सों को प्रभावित करता है। जिस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप के म्यूकरमाइकोसिस होते हैं। आजकल के जो कोविड-19 के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन जो प्रेजेंटेशन देखा गया है वो होता है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। ये हमारी नाक, साइनसेस जो होते हैं, आंखों का जो सॉकेट होता है और ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस होता है जो कि लंग्स को इन्वॉल्व करता है। क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस में स्किन इफेक्ट होती है, स्किन पे लीजन्स होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस में हमारा जीआई सिस्टम यानी स्टमक और इंटेस्टाइन्स, इस पे असर होता है फंगस का। इन सब के अलावा एक डिसमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस होता है जो कि काफी सिवियर होता है। इसमें एक प्रकार से ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है, ये पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर सकता है। सो दैट इज अ वेरी काइंड ऑफ सीरियस इन्फेक्शन। बट क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स में ये राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, मतलब जो हमारे नाक, साइनस, आंखों को और ब्रेन को अफेक्ट करता है ज्यादातर कॉमनली, सो हम आज का डिस्कशन में मेनली इसके सिम्टम्स और इसके साइंस और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो लोगों के लिए ये जानकारी ज्यादा लाभप्रद होगी।
ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फिर मतलब हमें कैसे पता लगेगा क्या सिम्टम्स हैं, क्या हमारे अर्ली साइंस हैं, अर्ली साइंस हैं ब्लैक फंगस को लेकर। ओके, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जस्ट अ मिनट, या म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन में जो हम राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस की बात करें तो इसके जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, नाक में स्टफिनस मतलब नेजल कंजेशन फील होना, नाक से बैड ओडर आना, नाक के अंदर से डिस्चार्ज आना जो कि काले रंग का भी हो सकता है और ब्लड मिक्स्ड भी हो सकता है। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। एक तरफ आधे सर में हेडेक होना काफी सिवियर, आंखों के किनारे जो है पेन होना या फिर सुन्नपना, गालों के ऊपर सेंसेशंस का लॉस होना, नाक के ऊपर या फिर जो है मुंह के अंदर जो है डिस्कलरेशन होना, ब्लैक डिस्कलरेशन जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, ऐसा होना ये भी इसका लक्षण है, बट ये काफी एडवांस स्टेज में पाया जाता है। कोई भी अचानक से अगर दांत ढीला होकर निकलता है या ढीला हो जाता है, वो भी इसके फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। यदि हम आंखों की बात करें तो आंखों के किनारे किनारे स्वेलिंग होना या आंख का बाहर की ओर निकलना जिसको हम प्रोप्टोसिस करते हैं, आंखों में जो है ऊपर की पलक का अचानक से गिर जाना, जैसे लगता है कि एक आंख की पलक ऊपर से नीचे गिर गई है, जिसको हम टोसिस कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आंख में आंख की रोशनी का धुंधला होना या एक ही चीज का दो दो दिखना जिसको हम डबल विजन कहते हैं। आई बॉल का जो हमारा मूवमेंट होता है हर दिशा में, अगर वो किसी एक दिशा में रिस्ट्रिक्ट हो रहा है या कम हो रहा है, वो भी इसका शुरुआती लक्षण हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से पूरी रोशनी चली जाती है, बट दैट इज क्वाइट एन एडवांस स्टेज। उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते द डिजीज इज ऑलरेडी वेरी सीवियर। अगर मुंह के अंदर देखें तो जैसे मैंने बताया, दांत ढीले हो सकते हैं, मुंह के ऊपर जो तालू होता है जिसको हम पैलेट कहते हैं, पैलेट में भी अल्सर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अल्सर दिख सकता है। शुरुआती में ये हल्के रेड कलर का या फिर पीला दिख सकता है, एडवांस स्टेजेस में ये ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होता है क्योंकि ये जो फंगस है एक बहुत ही, इट्स अ वेरी सिवियर काइंड ऑफ डिजीज। ये हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स को इन्वेड करता है। इस फंगस के बारे में हम इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डिजीज जो है बहुत जल्दी फैलता है, इसको शरीर में फैलने में बहुत कम टाइम लगता है। ब्लड वेसल्स को इन्वेड करके ये खून की सप्लाई उस एरिया की बंद कर देता है, जिससे उस एरिया के टिश्यूज जो हैं डेड हो जाते हैं और नेक्रोसिस के कारण वहां पे काले रंग का ब्लैक इशार जमा हो जाता है। एंड इसी वजह से इसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। तो ये इसके इनिशियल लक्षण हैं। अगर किसी भी कोविड पेशेंट को या जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर हुए हैं उनको लगता है कि इसमें से कोई भी लक्षण उनको आ रहे हैं, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सी, इट इज ऑलवेज बेटर टू अर्र ऑन द साइड ऑफ एक्स्ट्रा कॉशन। अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि इसमें क्लिनिकल सस्पिशन है म्यूकरमाइकोसिस का, तो वो कुछ टेस्ट करेंगे। बेसिकली नाक के अंदर एंडोस्कोपी होती है साइनसिस की, नाक की। अगर लगता है कि वहां पे हमें फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है, तो उसमें से कल्चर के लिए या स्टेनिंग के लिए ले सकते हैं, स्क्रेपिंग ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं, और कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी एडवाइस किए जा सकते हैं ये देखने के लिए कि ये बीमारी कितना फैली है या फिर इसकी एक्सटेंट कितनी है, जिसमें कि जो सीटी स्कैन ऑफ द पैरानीजल साइनसेस होता है ऑर्बिट का और ब्रेन का, या एमआरआई, इसको भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बट ये सारी चीजें एक डॉक्टर का ही डिसीजन है। ऐसे कोई भी लक्षण अगर दिखते हैं तो देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत आपको जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ओके ओके, डॉक्टर शिल्पी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये जो ब्लैक फंगस है ये फैलने वाली बीमारी है? जैसे कोविड-19 हमारा जो है फैलने वाला है, ऐसे क्या ये यू मीन ब्लैक फंगस जो है ये भी फैलने वाला है? आप पूछ रहे हैं कि एक पर्सन टू पर्सन इसका स्प्रेड होता है, कंटेजियस है कि नहीं? यस यस। नहीं निशा, ये बीमारी कंटेजियस नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि ये फंगस आमतौर पे हमारी नाक और साइनसेस के अंदर रहते हैं,
बट हमारी नाक के अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसका बैरियर फंक्शन होता है, वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। तो नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति जिसके बॉडी में इम्यूनिटी है, उसके अंदर ये फंगस जाके डिजीज नहीं कॉज करता है। बट कोविड की वजह से अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है, या किसी कारण से नाक के अंदर की म्यूकोजल लाइनिंग में डैमेज हो गया है, जैसे कि कुछ लोग उसमें उंगली डाल के हैं, नाखून से चोट लग जाए, या एक्सेसिव भाप ली, स्टीम इनहेलेशन से अगर थर्मल बर्न हो गए, उससे भी नाक के अंदर की लाइनिंग जो है डैमेज हो जाती है, वहां से फंगस प्रवेश करता है आमतौर पर एक फंगस के पेशेंट से, म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ये नहीं फैलता है। ओके, सो और क्या ये हम इसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बोलेंगे? बिल्कुल। इतना जो आप आजकल मीडिया में या क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में इसका डिस्कशन हो रहा है, इस कारण से हो रहा है क्योंकि ऑल्दो इट इज अ वेरी रेयर डिजीज, इट इज अ वेरी सिवियर डिजीज। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो इसमें इसकी मोर्टेलिटी इज मोर देन 50%। और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एंजियो इन्वेजन करता है, यानी कि ये हमारी खून की नसों को इन्वेड करके बहुत तेजी से फैलता है, तो यदि ये शरीर में फैल जाए या ब्रेन को इन्वॉल्व कर ले तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसीलिए इसकी जल्द से जल्द डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, आजकल हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आमतौर पे लोगों को बहुत सारी एंटी फंगल दवाइयों के नाम पता चल जाते हैं, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी है, पोसाकोनाजोल है, ये सारी चीजें हैं। बट ये एक स्पेशल क्लास की ड्रग्स हैं, इनको कभी भी आप घर पे ना लें, डॉक्टर की सलाह के बिना इनको नहीं लेना चाहिए। दीज आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ ड्रग्स, दे हैव पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। इनको एक हॉस्पिटल सेटिंग में ही यूज किया जाता है, पेशेंट को डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर। ओके, सो मैम, जैसे आपने अभी हमें इसके साइंस बताए और हमने डिस्कस करा कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी है, तो इससे फिर हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमें इस ब्लैक फंगस से बचा जा सके? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड से कि आज के करंट सिनारियो में प्रिकॉशंस में इट इज बेटर टू प्रिवेंट कोविड इन्फेक्शन देन म्यूकोरमाइकोसिस, इट इज इजियर। तो हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना, डबल मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बिल्कुल फॉलो करना है। बट अगर किसी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन हो भी जाता है या उससे रिकवर कर गए हैं, तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप फंगस के जो है संपर्क में आए ज्यादा। जैसे कि गार्डनिंग करते हैं तो वहां पे पत्ते होते हैं, खाद होती है, मिट्टी होती है, और इस पे आमतौर पे ये फंगस रहता है, इसके स्पोर्स होते हैं। तो इन मरीजों को स्पेसिफिकली ऐसा कोई भी काम अवॉइड करना चाहिए। अभी मॉनसून आएंगे तो बाहर का वातावरण गीला होगा, पेड़ पौधे गीले होते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं, सड़ते हैं, तो ऐसे में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज, कभी भी आप जो स्टेरॉइड्स हैं, आजकल जो है कोविड के कुछ मरीजों को स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है, तो कई लोग स्टेरॉइड्स खरीद के अपने आप भी उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज अ हाईली रॉन्ग प्रैक्टिस एंड इट कैन एंडेंजर योर लाइफ। पेशेंट शुड नेवर सेल्फ एडमिनिस्टर स्टेरॉइड्स। किसी भी चीज की अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, चाहे कोविड के या किसी भी और बीमारी के, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उनके सुपरविजन में ही ट्रीटमेंट कराएं। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटीज को अपने स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बीमारी में, स्पेशली कोविड में, और अगर व्यक्ति ने स्टेरॉइड यूज किए हैं, ब्लड शुगर लेवल्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और शुगर का कंट्रोल उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। तो यू हैव टू बी स्पेशली केयरफुल अबाउट योर ग्लाइसीमिक कंट्रोल। शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। नाक के अंदर और मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रॉमा, जैसे मैंने आपको बताया कि उंगली डाल के या कई लोग ईयरबड से साफ करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे नाक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, म्यूकोजा, अगर वो डैमेज होती है तो इट मेक्स यू मोर प्रोन टू द डिजीज कॉज्ड बाय द फंगस। भाप लेना, आजकल काफी लोग कोविड से प्रिवेंशन के लिए या किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए लोग स्टीम इनहेलेशन करते हैं। स्टीम को एक्सेसिव ना लें। ज्यादा अगर भाप लेते हैं तो उससे थर्मल बर्न्स हो सकते हैं अंदर, नाक के अंदर, वो भी
इन्फेक्शन के लिए आपको प्रोन कर सकते हैं। स्टीम लेने का सही तरीका है कि कम से कम 1.5 से 2 फीट तक रखें जो भी आपका स्टीम का सोर्स है, और कभी भी सर को जो आप फेस कवर करते हैं किसी कपड़े से कंप्लीटली कवर ना करें। देयर शुड बी एन एग्जिट पॉइंट फॉर द स्टीम सो दैट टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़े नहीं और आपके नाक के अंदर और मुंह के अंदर बर्न्स ना हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे सो दे कैन बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एनी फर्दर डिजीजेस। ओके डॉक्टर शिल्पी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कोविड में हम देख रहे हैं कि काफी मरीज जो हैं जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उनका ऑनलाइन मेडिकेशन लेके घर पर ही इलाज हो जा रहा है। तो क्या अगर ब्लैक फंगस किसी को होता है तो कैन इट बी ट्रीटेड एट होम, घर में ही उसका इलाज हो सकता है? नो Nisha, this is a very important question क्योंकि I told you this is a very serious disease and it is very fulminantly progressive. That means ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है। तो इसलिए अगर ब्लैक फंगस डायग्नोज होता है तो उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही होता है, क्योंकि कई बार इसको हमें दवाइयों के साथ जो है सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी करना पड़ता है ताकि जो डेड टिश्यू है, नेक्रोटिक टिश्यू है, उसको साफ कर सके। वो ईएनटी सर्जन या आई सर्जन ये सर्जरी करते हैं ताकि उस एरिया में ब्लड के थ्रू दवाइयां अच्छे से पहुंच सके और इफेक्टिव हो फंगस के अगेंस्ट। सो ये सारी चीजें एक हॉस्पिटल सेटिंग में ही होती हैं और कभी भी घर पे इसको इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, यही क्वेश्चन थे मेरे पास। अब मैं अपने गेस्ट जितने भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको बोलूंगी, अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हैं डॉक्टर शिल्पी से तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। Yes, if you have any questions, I'll be glad to take them. अगर किसी के भी मन में कोई क्वेरी है या इस जानकारी से संबंधित कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम कुछ जस्ट 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। अगर ये संजीव जी हैं हमारे साथ, उनका कुछ क्वेश्चन है। संजीव जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। संजीव जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर शिल्पी से। क्वेश्चन टाइप कर लें आप, नहीं तो चैट बॉक्स में। निशा कैन आस्क इट ऑन योर बिहाफ। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग संजीव जी। मैम 10 मई को मैं निगेटिव हुआ था और घर पे ही मेरा कोविड निगेटिव हुआ था। आफ्टर दैट 5 to 6 डेज बैक क्या हुआ ना कि नोज से ब्लीडिंग आया था थोड़ा सा। और जब ऐसे एक नाक से नोज क्या हो रहा था, रात में बंद हो रहा था 1-2 रात से। नोज सुबह जब जगता था तो नोज बंद लगता था। सुबह फिर मैं नोज से एक नोज बंद करके मारता था तो थोड़ा सा ब्लीडिंग आया 1-2 दिन, फिर बंद हो गया। अब कुछ नहीं आ रहा है। क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं मैम? संजीव जी, आपकी एज कितनी है? 38। ओके, और कितने दिन में आप कोविड नेगेटिव हुए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम्स? 12 डेज मैम। 12 डेज में। तो आपकी जो है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी? हाँ, 10 मई को। आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था? क्या आपको स्टेरॉइड्स दिए गए थे? हाँ, स्टेरॉइड दिया गया था मैम। कितने दिन लिया था आपने? अबाउट 10 डेज। 10 डेज लिया था। हाँ, 10 mg सुबह 10 mg शाम। 7 डेज ये चला था। फिर आफ्टर डेज 5 डेज सुबह 5 डेज शाम चला था। फिर 3 डेज चला था। आफ्टर दैट 5 mg 3 डेज चला था मैम। आर यू अ डायबिटिक? नो मैम। ओके, किसी और चीज की दवा लेते हैं? स्लीप डिसऑर्डर का लेते हैं। ओके, सो संजीव जी, अगर आपकी नोज से ब्लीडिंग हुई थी, आप 10 मई को नेगेटिव हुए हैं और आज 5 जून है, जी मैम। तो इट्स ऑलमोस्ट 25 डेज। अगर आपकी नाक से ब्लीडिंग होती है या अगर आपको लगता है कि नाक में क्रस्टिंग हो रही है, अभी भी नाक में आपको कंजेशन फील हो रहा अभी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। ओके,
बट क्या हुआ ना कि मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था उस टाइम में 8 डेज बैक तो उस टाइम कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे फिजिकल देखने के लिए। हाँ, मैं चाह वो रहा था। एक्चुअली अभी काफी थोड़ा सा अब हमारी जो ओपीडी सर्विसेज वापस से रिज्यूम हो गई हैं, तो अगर आप कोविड पॉजिटिव रहे हैं 1 मंथ में पहले और अभी नाक में एक बार आपकी ब्लड स्टेनिंग हुई है, नाक से डिस्चार्ज आया है, तो आई वुड एडवाइज यू कि एक बार फिजिकल अपॉइंटमेंट लेके एक बार ईएनटी सर्जन को जरूर दिखा लें। वो नाक में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डाल के या एंडोस्कोप डाल के चेक करेंगे। अगर उससे होगा ये कि रूल आउट हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट द कंडीशन वुड बी रूल्ड आउट and that would be more comforting and it will be comforting to everybody। ठीक है। ओके मैम। और कोई जो आपको अभी लक्षण बताए थे उसमें से कोई चीज लगती है? नो, कोई ब्लीडिंग आया था और ब्लैक ब्लीडिंग था मैम। 1-2 दिन आया था, 2 दिन सुबह सुबह, एक दिन सुबह आया था ब्लीडिंग और एक एक दिन I एक दिन would suggest I would suggest that go for a physical appointment with the ENT specialist, क्योंकि आपकी नाक में लक्षण आया था तो एक बार चेकअप अवश्य करा लें। हाँ, बट 8 डेज आप कोई 8 डेज के बाद जो है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ना ब्लीडिंग आ रहा है ना कुछ आ रहा है। Still I would recommend that एक बार आप चेकअप करा लें। श्योर मैम, श्योर। Okay। कहाँ बैठती है मैम? I am presently practicing in Delhi. I was associated with Center for Sight Eye Hospital, but currently I'm on a break. So I'm practicing here in South Delhi. ओके मैम। Okay, stay healthy. थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर शिल्पी। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे ये आप कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा बता दें। क्वेश्चन इज, डस ब्लैक फंगस अफेक्ट ओनली कोविड पेशेंट्स? सेम चीज जो बार बार सबके माइंड में आ रही है। ओके। नहीं, वो जाहिर सी बात है क्योंकि आजकल वी आर गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 एंड एवरीवेयर इट इज कोविड-19 इज बीइंग डिस्कस्ड। और कोविड-19 के कारण ही ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इतना हाईलाइट हुआ है। बट आई विल ऑल्सो अगेन आई विल टेल जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि ये सिर्फ कोविड के पेशेंट्स में नहीं होता है। कोई भी पेशेंट्स जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है या जिनकी शरीर की जो है डिजीज से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम है, जो HIV पेशेंट्स होते हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ होता है, जिन पेशेंट्स को कैंसर है या जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, जो लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं, जिनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है, जो पेशेंट्स रीनल फेलियर के हैं, जिनका हीमोडायलिसिस हो रहा है, वो पेशेंट्स को रिस्क रहता है इस टाइप के रेयर डिजीजेस होने का। बट आज के सिनारियो में अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हुआ है या उससे अभी रिकवर हुआ है, तो उनको खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है, अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिकॉज ऑफ दिस डिजीज योर बॉडी रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी बीन लोअर्ड टू सर्टेन एक्सटेंट, सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर कमिंग फ्यू मंथ्स एट लीस्ट। Okay, so I think that clears your doubt. या मेघना, कैन यू कंफर्म आपको क्लैरिटी आ गई कि ये और पेशेंट्स में भी हो सकता है? और पार्टिसिपेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सो वी कैन क्विकली टेक इट अप, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस, द मेघना इज थैंकिंग यू, सो शी इज हियर। You're welcome, Meghna. Yes, if we have any other question, I would request either unmute yourself or you can drop in chat box, because then we would like to close the session. So thank you so much Dr. Shilpi, आपने बहुत ही बहुत ही easy language में, बहुत ही सरल शब्दों में हमें इतनी important, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। क्योंकि आजकल जो है वो जैसे ही कोई नई चीज आती है ना सुनने में, तो लोगों में आधा से ज्यादा तो डर बहुत ज्यादा भरा होता है और उसके कारण लोग घबरा जाते हैं। बट जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जानकारी आती है कि ये क्या चीज है, कैसे होती है, क्या हमें नहीं करना, किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो थोड़ा सा डर हमारा कम होता है। वेरी ट्रू निशा, आज के इस माहौल में एक्चुअली एवरीवेयर द थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड, सो इट बिकम्स क्वाइट
fearful. People have a kind of fear psychosis. हर जगह black fungus सुनने में आ रहा है. एक साल से we were struggling with COVID-19. So it is very important to have the correct information instead of getting panicky, instead of getting scared. It is more important to be responsible and alert. अलर्ट हम तभी हो पाएंगे, जागरूक हम तभी हो पाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त और सही जानकारी है. Unfortunately, a lot of information available to us from different sources is not based on evidence, not based on scientific research or evidence. WhatsApp है, so तरह तरह की भ्रांतियां हो जाती हैं लोगों के मन में, उससे fear आ जाता है, डर बैठ जाता है. तो उसका I would say कि डरने की आवश्यकता नहीं है. You have to stay alert and you have to stay informed. That is the need of the hour. Yes. So thank you so much, Dr. Shilpi, for sparing your time. आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने जानकारी साझा करी. So पूरी टैक्स पॉइंट टीम की तरफ से, हितमपुरिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. You're welcome, Nisha. And I think if people are able to be bit benefited by this talk, the purpose of our effort is solved. हम ये efforts इसलिए कर रहे हैं आप और हम सब मिलके, ताकि हमारे जो normal public है, जो लोग हैं जनता में, इसके प्रति जागरूकता फैल सके. So thank you for having me here, and it was really nice being on this session. Thank you. And thank you everybody for connecting with us, for joining us. ये जो हमारा सेशन है इसको हमने रिकॉर्ड किया है और कुछ ही घंटों में हम इसकी रिकॉर्डिंग अपने YouTube चैनल टैक्स पॉइंट ग्रुप में अपलोड कर देंगे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोलिग्स में ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम शेयर करिए, सो दैट लोगों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो. क्योंकि जैसा हमने बोला, जितनी हमें जानकारी होगी उतना हम अलर्ट रह पाएंगे और हमें डर कम होगा. हम प्रिकॉशंस लेंगे, हम कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे तो हम टाइमली डॉक्टर को कनेक्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. Stay alert, stay safe. So that's it. Stay healthy. Yeah, stay healthy. So I'm ending this session. Thank you all for